एक दिन सुबह सुबह घर के अंदर जैसे ही नौकरानी आती है तो यहाँ पर इस घर की मालकिन यानी कि जो इस घर की सास होती है वह कहने लगती है कि बेटी आज के बाद तुम इस कमरे में रहोगी जिस कमरे के अंदर मेरे बेटा और बहू रहा करते हैं, और उसके बाद अपने बेटा और बहू से कह देती है कि तुम्हें किसी और कमरे में रहना होगा क्योंकि आज से लड़की यहीं पर रहेगी। अब इस बात को सुनकर बेटा और बहू हैरान हो जाते हैं और अपनी माँ से मना करने लगते हैं, लेकिन माँ साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि रहना है तो रहो वरना दरवाजे खुले पड़े हैं और तुम लोग यहां से कहीं भी जा सकते हो। कौन थी वह मां, किस वजह से वह अपने बेटा बहू के कमरे में उस नौकरानी को रहने के लिए बोल रही थी और उनसे कह रही थी कि दरवाजे खुले पड़े हैं, तुम कहीं भी जा सकते हो। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर एक परिवार रहा करता है जिस परिवार के अंदर एक माँ है और दो उसके बच्चे हैं, यानी कि उसका बेटा है और उस बेटे की शादी हो चुकी है। माँ का नाम शकुंतला होता है और शकुंतला देवी जो होती है वो एक बहुत बड़े आलीशान घर के अंदर रहा करती है। दरअसल यहाँ पर जो शकुंतला देवी होती है उसके पति पहले अच्छा खासा बिजनेस किया करते थे और उन्होंने ढेर सारा रुपया पैसा कमाया है। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद जितना भी सारा पैसा और प्रॉपर्टी थी वो सारी के सारी शकुंतला देवी की है और उसी से वह अपने जीवन को ऐशो आराम से जिया करती है। घर के अंदर दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी को बेटा चलाया करता है और एक गाड़ी माँ के लिए हुआ करती है। यहाँ पर जो उसकी बहू होती है शकुंतला देवी की, उसकी नई नई शादी हुई है और फिलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उस घर के अंदर एक नौकरानी भी होती है जिसका नाम होता है शिवानी, और जो शिवानी है वह इस घर में अच्छी तरह से हंस खिलखिला कर रहा करती है। भले ही उससे शकुंतला देवी चिल्ला भी जाया करती, लेकिन उसके बावजूद भी वह सच्चे दिल से शकुंतला देवी की सेवा किया करती। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन जैसे ही नई बहू जिसका नाम पुष्पा होता है वह घर के अंदर आती है तो उसके बाद यहाँ की अमीरी को देखकर पूरी तरह से बौखला जाती है, क्योंकि यहाँ पर शकुंतला देवी का बेटा जो विजय होता है वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वह एक छोटी मोटी नौकरी किया करता था और उस नौकरी को करने के लिए भी वह गाड़ी से जाया करता था। जितने सारे पैसे वो कमाया नहीं करता था उससे ज्यादा ही पैसे वो गाड़ी के खर्च में उड़ा दिया करता। अब जैसे ही यहाँ पर उसकी शादी होती है तो शादी के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते तो आते हैं, लेकिन जब बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं देखते तो उसके बाद शादी से मना करके चले जाया करते हैं। तो शकुंतला देवी को मजबूरन एक ऐसे घर से शादी करनी पड़ती है जिस घर के अंदर ज्यादा रुपया पैसा नहीं था, मतलब कि वो लोग गरीब लोग थे। इसके बाद उसकी लड़की से शकुंतला देवी अपने बेटे की शादी कर लेती है और शादी के बाद आते ही यहाँ पर जब इतना सारा रुपया पैसा देखती है और ढेर सारे ऐशो आराम देखती है कि इस घर के अंदर तो नौकर भी हैं, दो गाड़ियां हैं और बहुत बड़ा घर है। इस घर के अंदर पर्सनल गार्डन है जिस गार्डन के अंदर सुबह सुबह पूरा परिवार घूमा भी करता है, तो उसे लगने लगता है कि अब तो उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है और वो तो अब अपनी मनमानी करेगी। यहाँ पर यह बात वह अपने मायके वालों को भी बताती है और जब उसकी माँ यानी कि जो पुष्पा होती है उसकी माँ ये बात सुनती है कि बेटी की शादी इतने बड़े घर में हुई है और वो तो सच में ही रईस है, तो उसके बाद उसके भी भाव बढ़ जाते हैं और उसके बाद वह कहने लगती है बेटी फिर ऐसा कर, तू उस घर पर पूरी तरह से कब्जा कर ले क्योंकि अब तू उस घर की बहू है और तेरा जो पति है वो उस घर का इकलौता संतान है, तो सारा के सारा उसका ही होना है और धीरे धीरे पूरे घर को अपने शिकंजे में ले ले। तो यहाँ पर जो बहू होती है वो अपनी माँ के शिकाय में आकर ऐसे ही काम करती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर पहले तो वो छोटे मोटे कारनामे किया करती है जिनसे सास को खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसके कारनामे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, जैसे कि सास की तबीयत खराब है और उसके बावजूद भी वह अपने पति को लेकर पार्टी में जाने के लिए बोलने लगती है, तो उसके बाद जो सास होती है शकुंतला देवी वह अपने बेटे से कहा भी करती है कि बेटा देखो बहू ऐसा कर रही है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब तक यहाँ पर जो बहू होती है पुष्पा, उसने विजय को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था और जो विजय होता है वो केवल अपनी पत्नी की बात सुना करता है और माँ की बातों को सुनकर भी अनसुनी कर दिया करता। इसके बाद भी जो माँ होती है वो सहन करती रहती है क्योंकि उसे पता है कि उसका इकलौता बेटा है और वैसे भी सब कुछ इसका ही होना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसके पास रुपया पैसा काफी है और उससे उसकी जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। यह सोचकर वह चुपचाप रहती है और यहाँ पर यह सारा कुछ जो कुछ भी इस घर के अंदर हो रहा था वह नौकरानी शिवानी को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वह शकुंतला देवी की अच्छी तरह से देखरेख किया करती है और उनके आगे पीछे ही घूमा करती है। यहाँ पर जब शकुंतला देवी की बेइज्जती उस नौकरानी के सामने होने लगती है छोटी छोटी बातों पर, तो उसके बाद जो शकुंतला देवी होती है वह पूरा गुस्सा नौकरानी पर निकाला करती और कहा
कहा करती कि मैं तुझसे इतना चिल्लाया करती हूं तो फिर भी तुम इस घर को छोड़कर क्यों नहीं जाती। तो यहाँ पर जो नौकरानी शिवानी होती है वो कहती है कि माँ जी मैं ऐसे कैसे घर को छोड़कर चली जाऊं, क्या मुझे याद नहीं है जिस दिन आपने कहा था कि इस बेटी की जिम्मेवारी मैं निभाऊंगी, तो उसी वजह से आपने जब मेरी जिम्मेदारी इतने दिनों तक निभाई है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है और मैं आपकी देखरेख करूंगी। कोई बात नहीं, चाहे जैसे भी दिन आ जाए लेकिन आपकी देखरेख मैं अच्छी तरह से करूंगी। इस बात को कहकर वह शकुंतला देवी को चुप करा देती है। यहाँ पर जो शकुंतला देवी होती है वह उन दिनों को याद करने लगती है कि किस तरह से जब यहाँ पर इस लड़की शिवानी के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे तो उसी समय वहां पर जब उसका पति शकुंतला देवी का वह उसे देखने के लिए गया था तो वहां पर हाथ जोड़कर उसने एक ही बात कही थी कि मालिक मेरी इकलौती बेटी है और इसका आप ख्याल रखना, क्योंकि मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं है और जो मेरे परिवार वाले हैं वो बिल्कुल से ये नहीं चाहते कि ये लोग कैसे भी इस जिंदगी को अपनी को आराम से व्यतीत करें। इस बात को सुनकर यहाँ पर शकुंतला देवी का जो पति होता है वो उससे वादा कर देता है, कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है और इसे हम अपने घर के अंदर बेटी की तरह रखेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए बोलता हूं। इसके बाद यहाँ पर जो शकुंतला देवी होती है वह अपने पति के जाने के बाद भी उस वादे को निभा रही है जो उनके पति ने किया था, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पति बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं किया करते। जैसा कि उन्होंने शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर ली थी और जो अकाउंट खुलवाया था वह भी जॉइंट खुलवाया था अपनी पत्नी के थ्रू, ताकि अगर कोई भी ऐसी वैसी बात हो जाए तो पत्नी को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बात को लेकर वह उसको वहां पर रखती रहती है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। लेकिन समय के साथ साथ बहू का सास को बेइज्जत करना कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब जो बहू होती है वह अपनी माँ को भी अपने घर में ही बुला लिया करती और यहीं पर उसकी माँ 8-8, 9-9 दिन रह जाया करती और जब भी कभी उसे मौका मिला करता तो वह अपनी समधन को नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ा करती। बहू अपनी सास से पैसे निकलवाया करती और उसके बाद उन पैसों से अपनी माँ को शॉपिंग कराया करती और खुद भी पैसे की शॉपिंग किया करती और उसी शॉपिंग के सामान की वजह से वह अपनी समधन को नीचा दिखा दिया करती। इन बातों को सहन करते हुए शकुंतला को लगभग 1.5 साल हो गया था, यानी कि उसके बेटे की शादी को 1.5 साल हो चुका था। लेकिन वह ऐसा सोचकर इन बातों को सहन कर रही थी कि कोई बात नहीं, बेटे का घर बच जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो वैसे भी बुजुर्ग हूं, इन छोटी मोटी बातों से मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी एक दिन अचानक से यहाँ पर जो बहू होती है पुष्पा, वह अपनी सास से तकरीबन 20,000 रुपए निकालने के लिए कहती है और कहती है कि माँ जी हम सभी लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे और त्योहार आ रहा है। दरअसल उस समय पर दिवाली आने वाली थी, तो यहाँ पर शकुंतला की जो बहू होती है पुष्पा, वह कहती है कि माँ जी हम लोग दिवाली की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और आपके लिए साड़ी भी लेनी होगी, तो आप भी मेरे साथ चलना और हम सभी लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही शकुंतला देवी इस बात को सुनती है तो वो सोचने लगती है कि शायद मेरी बहू को सद्बुद्धि आ गई है और इसी वजह से वो मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए बोल रही है। इसके बाद वह बैंक से पैसे निकाल कर ले आती है और यहाँ पर दूसरे दिन जो बहू होती है वह अपनी माँ और अपनी सास के साथ वहां से मार्केट चली जाती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो साड़ियों की दुकान पर पहुंचती हैं तो यहाँ पर जो शकुंतला देवी होती है वो महंगी महंगी साड़ी सेलेक्ट करने लगती है। लेकिन तभी जो बहू होती है उसे एकदम से गुस्सा आता है और वह कहने लगती है कि इसीलिए तो मैं आपको अपने साथ नहीं लाया करती, आप विधवा हो और विधवा होने के बावजूद भी ऐसी रंगीन साड़ियां देख रही हो, वो भी इतनी महंगी महंगी। इन साड़ियों का पैसा कौन चुकाएगा और इतने पैसे कहां हैं हमारे पास? तुम अपने मतलब की कोई सस्ती सी और हल्के रंग की साड़ी देख लो, क्योंकि तुम्हें ऐसी साड़ियां शोभा नहीं देंगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सास होती है वो कहने लगती है कि बहू ये तुम क्या कह रही हो, मुझे जो साड़ी पहननी है उसे पहनने दो, तुमसे इस पे क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन तभी जो बहू होती है वो एकदम से उसके बैग को झटकती है और उस बैग में से पूरे 20,000 रुपए निकालती है और कुछ खुले पैसे उस बैग के अंदर डाल देती है। कहती है कि देखो इस तरह से काम नहीं चलेगा और तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए अपने आप शॉपिंग करके आ जाऊंगी और ये जो खुले पैसे मैंने दिए हैं इनसे रिक्शा कर लेना, क्योंकि गाड़ी से मैं और मेरी माँ आएंगे। अब इस बात को कहकर बहू उसे जाने के लिए बोल देती है। लेकिन वहां पर जो शकुंतला देवी इधर उधर देखती है तो उसे बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि आज तक जो भी बात हुई थी उन सभी के बीच में हुई थी, लेकिन बाहर के किसी के सामने ऐसी बात नहीं हुई थी। आज यहाँ पर बहू ने बाहर वालों के सामने ऐसा कर दिया और उसके बाद यहाँ पर वह अपना सर नीचे करती है और वह अपने घर तो चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद उसे बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद वो फैसला करती है कि आज से वो अपनी जिंदगी को इस तरह से नहीं जिएगी, क्योंकि जब सारा पैसा रुपया उसके पास है जिंदगी जीने के लिए तो उसे अपनी बहू के सामने इन सब चीजों को सुनने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसके बाद वो उस लड़की शिवानी से अपने खाने के लिए कुछ बनवाती है और उसको खाने पीने के बाद वह घर पर वेट करने लगती है कि कब मेरी बहू और उसकी माँ यहाँ पर आएंगे और मेरा बेटा यहाँ पर आएगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय तीनों जन एक साथ आते हैं, यानी कि बेटा, बहू और उनकी माँ एक साथ आकर घर के अंदर घुसते हैं। और जैसे वो घर के अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर सास के तेवर पूरी तरह से बदले हुए थे और वह सोफे पर बड़े ही रुबाब के साथ बैठी हुई थी, अपने पैर पर पैर रखकर। अब इस बात को देखकर बहू एकदम से आंखें चढ़ा लेती है, लेकिन फिलहाल उससे कुछ नहीं कहती। और इसके बाद जो बेटा
होता है वो वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही माँ बेटी दोनों के दोनों आकर बैठती हैं तो उसी समय बैठने के बाद यहाँ पर जो पुष्पा होती है उस घर की बहू, वह शिवानी से कहने लगती है कि जल्द से जल्द मेरे लिए कुछ ठंडा बनाकर लाओ और हम लोग थक चुके हैं शॉपिंग कर करके। लेकिन तभी जो सास होती है वो कहती है कि नहीं शिवानी, इनके लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो इस घर के अंदर तुम केवल मेरा हुक्म मानोगी और जो मैं कहूंगी वही तुम्हें घर के अंदर करना है। मेरे अलावा अगर कोई भी तुमसे कुछ कहे तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर पुष्पा को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि जो सास आज तक बिल्कुल चुपचाप रहा करती थी उसे आज एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर जो बहू होती है वो कहने लगती है कि माँ जी आप क्या कह रही हो, ये घर की नौकरानी तो है और ये अगर मेरा कहा नहीं मानेगी तो कौन मानेगा भला। तो उसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वो कहती है कि देखो बहू, अगर तुम्हें काम करना है तो अपने आप कर लो, ये तुम्हारी तनख्वाह नहीं लिया करती, मैं इसे तनख्वाह दिया करती हूँ और मेरे कहीं से काम किया करती है। तुम्हें इसे हुक्म चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है और अपने जीवन को अलग से व्यतीत करो। मेरे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर मेरे नाम है और मेरे पास इतना पैसा तो है ही कि बुढ़ापे तक मेरी जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। ऐसा कहकर वह अपनी बहू को धमका देती है और कहती है कि खबरदार आज के बाद मेरे पैसों को हाथ भी लगाया या फिर इस घर की किसी भी चीज पर अपना हक जमाया। अब यहाँ पर बहू के पैर तले से जमीन निकल जाती है कि अब तक जो सास चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी वह एकदम से इतनी आक्रामक कैसे हो गई और उसने ये सब कुछ क्यों कह दिया। वह कुछ बोल नहीं पाती है और इसके बाद यहाँ पर जो शकुंतला जी होती हैं वह अपने कमरे में चली जाती हैं और वहां पर बैठकर कुछ छोटा मोटा काम करने लगती हैं। अब जैसे ही बेटा नहाकर निकलता है तो बहू उसे सिखाने लगती है, कहती है कि आपकी माँ ने तो ऐसा ऐसा कह दिया और उनको अच्छे से बताओ कि ये सब कुछ हमारा ही तो है और तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये नौकरानी सबका काम करेगी। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा ही जोश में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अभी माँ को सबक सिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही बेटा कमरे के अंदर जाता है और वहां पर माँ देखती है कि हाँ बेटे के अंदर चाबी भर दी गई है और वह मुझे सबक सिखाने के लिए आया है, तो उसके बाद वह बेटे को खबरदार करती है और कहती है कि सुनो बेटा, आज तक जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था उन सभी के बारे में तुम्हें भी पता था, लेकिन तुम अपनी पत्नी की बातों को ज्यादा माना करते थे और मेरी तरफ तो तुमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब बेटे का मतलब ये नहीं है कि केवल संपत्ति का वारिस हो और तुम्हारे बनावों से संपत्ति में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम तो अपनी पत्नी की सुना करते हो ना। तो कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी की बात मानो, लेकिन मेरे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी मुझसे ऐसी वैसी बात करने की कोशिश मत करना। अब इन बातों को सुनकर बेटा भी एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि माँ इसमें गलती क्या कहा है उसने, वैसे भी ये नौकरानी ही तो है। तो उसके बाद यहाँ पर जो शकुंतला होती है वह कहती है कि कौन कहता है ये नौकरानी है, ये इस घर की बेटी है और जितना हक तुम्हारा है इस प्रॉपर्टी पर उतना ही हक इसका भी है। अब इस बात को सुनकर बेटा एकदम से चुपचाप रह जाता है और दबे पांव वहां से बाहर निकलने लगता है। लेकिन यहाँ पर शकुंतला की जो बहू होती है पुष्पा, वह दरवाजे के बाहर से ये सब कुछ कान लगाकर सुन रही थी और जब बेटा उससे कह रहा था माँ से, तो वहां पर वह सोचने लगती है कि हाँ जैसा मैंने बताया वैसा ही कह रहा है। लेकिन जब माँ ने धमकाकर उसे वापस भेज दिया है तो उसके बाद उसकी भी हवा टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर जो सास होती है उसे महसूस होता है कि वो दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही होगी, तो वो कहता है कि ये बात अपनी पत्नी को भी समझा देना जो दरवाजे के पीछे कान लगाकर सुन रही है। इसके बाद जैसे ही बेटा बाहर निकलता है तो उसकी पत्नी से उसकी आंखें मिलती हैं, लेकिन आंखें मिलने के बाद वे एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाते हैं और दोनों अलग अलग कोनों में चले जाते हैं। आज शाम को इस घर के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा था। यहाँ पर माँ ने शिवानी से खाना बनवाकर अपने ही कमरे में मंगा लिया था और वहीं पर बैठकर बड़े ही ठाठ से आज पहली बार अच्छी तरह से खाना खाया है, क्योंकि कई बार घर का बासा खाना बहू उसे खाने के लिए कहा करती थी और कहती थी कि ज्यादा खर्चा होगा तेल वगैरह में, आग वगैरह जलेगी गैस की तो उससे भी खर्चा बढ़ेगा ही, तो ऐसा करो इस पुराने खाने को खा लेना और गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज से सास ने तय कर लिया है कि उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं बची है, जितनी भी जिंदगी बची है वो ऐशो आराम से जिएगी और बिल्कुल भी अपने पैसों को इन बच्चों को नहीं देगी। इसके बाद शिवानी तो अपने घर चली जाती है। इधर यहाँ पर जो पुष्पा की माँ होती है वह भी दबे पांव निकल गई थी जब उसे देखा था कि घर का माहौल बदल रहा है और यहाँ पर दोनों पति पत्नी के बीच में रात के समय खूब सारी कहासुनी होती है। अब कहासुनी होने के बाद वो लोग शांत हो जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन दूसरे दिन की जैसी सुबह होती है तो सुबह सुबह शिवानी दोबारा से काम पर आती है। लेकिन जैसे वो काम पर आती है और यहाँ पर बेटा बहू हॉल के अंदर बैठे हुए थे, तो माँ शिवानी से कहने लगती है बेटी आज से तुम्हें यहीं पर रहना है और तुम्हें इसी घर के अंदर एक कमरा में दे दूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो शिवानी होती है वो कहती है कि माँ जी कोई बात नहीं, यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी ना पड़ता है। लेकिन तभी जो माँ होती है वो कहती
कहती है कि बेटा ऐसा है, मैं ज्यादा बुजुर्ग हो चली हूं, तो अब तुमको मेरी देखभाल करनी होगी, और देखभाल करने के लिए अगर तुम यहीं पर रहोगी तो ही अच्छी तरह से देखभाल कर सकती हो, क्योंकि और तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस बात को सुनकर यहां पर शिवानी हाँ में सर लाती है और कहती है कि ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ही कर दूंगी, लेकिन आप बताओ कि मैं कौन से कमरे में रहूं। तो उसके बाद यहां पर जो शकुंतला देवी होती है वो कहने लगती है कि तुम इस कमरे में रहोगी जिस कमरे में विजय अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। इन लोगों को जल्द से जल्द कमरा खाली करना होगा और यही तुम्हारा आज से कमरा रहेगा। अब इस बात को सुनते ही विजय कहने लगता है कि माँ ये तुम क्या कर रही हो। तो उसके बाद माँ कहती है कि बेटा ये मेरा घर है और मैं जिसे चाहे उस कमरे में उसे रख सकती हूँ, तुम इसमें बोलने वाले कोई भी नहीं होते। अगर तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो घर का दरवाजा खुला हुआ है और तुम बेशक से यहाँ से जा सकते हो। मैं अपनी आगे की जिंदगी आराम से व्यतीत कर लूंगी, क्योंकि अब तक मैंने बहुत सोचा कि बेटा बहू बुढ़ापे का सहारा हुआ करते हैं, लेकिन जिस तरह के तुम्हारे काम है ना उस तरह से नहीं लगता कि तुम लोग बुढ़ापे में मुझे कुछ सहारा दोगे। इन बातों को सुनकर बेटा बहू का सर नीचे की तरफ हो जाता है और उसके बाद जो बेटा बहू होते हैं उस कमरे से अपना सारा सामान एक दूसरे कमरे में शिफ्ट करा लेते हैं। और नौकरानी मना करते करते उसी कमरे के अंदर शिफ्ट हो गई थी। वह बार बार शकुंतला जी से मना करती है, लेकिन वो कहती है कि बेटी आज से तू इस घर की नौकरानी नहीं है, आज से इस घर की बेटी है और तुझे ही सब कुछ देखना है। यहाँ पर जो नौकरानी होती है अच्छी तरह से शकुंतला का ध्यान रखने लगती है, और यहाँ पर जो बहू होती है वह अपने पति से बार बार लड़ाई किया करती है। कहती है कि इस तरह से तो नहीं चलेगा और हमें ना अब ये घर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माँ जी तो अपनी चला रही हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहता है कि घर तो छोड़ दे, लेकिन किस बेस पर छोड़ दे। जब माँ जी के नाम पूरी प्रॉपर्टी है और सारा पैसा उन्हीं के अकाउंट में है तो हम लोग जाएंगी तो कहां जाएंगे, क्योंकि जो मैं नौकरी किया करता हूं उस नौकरी से तो मेरा ही खर्चा मुश्किल से चलता है और मैं तुम्हें कहां पर रखूंगा। ऊपर से तुम्हारे इतने महंगे महंगे शौक हैं, जिन शौकों को पूरा करने में तो मेरी जिंदगी की कमाई भी लग जाए तो भी वो एक महीने के शौक तुम्हारे पूरे नहीं होंगे। अब इस बात को सुनकर यहां पर बहू दोबारा से लड़ाई करती है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी समझ में आ जाता है कि उसका पति जो कुछ भी कह रहा है वो सही कह रहा है। इसके बाद उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जो बहू आज तक इस घर में दादागिरी चलाया करती थी और पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाया करती थी, वह एकदम से एक कोने में चुपचाप खड़ी रहती है और जो भी उनका छोटा मोटा काम किया करता उसे करके अपनी सास की तरफ ही देखती रहा करती। सास जो कि अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रही है, वह अपने लिए फल लाया करती, सुबह सुबह 12 बजे तक फल खाया करती और उसके बाद थोड़ा बहुत खाना अपनी बेटी शिवानी से बनवा कर खा लिया करती। जब यहाँ पर बेटा बहू को अकल आ जाती है तो उसके बाद बेटा बहू एक दिन अपनी माँ से माफी मांगने लगते हैं और कहती है कि माँ मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर शकुंतला देवी एक बार फिर से मना करती हैं, लेकिन बेटा बहू उनके पैर पकड़ लेते हैं और रो रो कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। अब जब वे लोग माफी मांगने लगते हैं तो यहाँ पर जो शकुंतला देवी होती हैं वह अपने बेटे से कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम माफी मांग रहे हो तो अच्छी तरह से मुझे रहकर दिखाओ और उसके बाद मैं फैसला करूंगी कि मुझे क्या करना है। इसके बाद बेटा बहू अच्छी तरह से रहने लगते हैं और शकुंतला देवी भी उन्हें छूट दे देती है कि घर के सुख सुविधाओं के सामान की तुम अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर बेटा दोबारा से गाड़ी से अपने ऑफिस जाने लगता है और जो बहू होती है वो घर के सभी सामानों को यूज करने लगती है, क्योंकि अब तक वो केवल ऐसे रह रहे थे जैसे इस घर के अंदर केवल एक किराएदार हो। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीता है और समय के साथ साथ दोनों बेटा बहू पूरी तरह से लाइन पर आ जाते हैं। अब वे अपनी माँ को माँ समझा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है वह शिवानी को अपनी बेटी समझना बिल्कुल भी बंद नहीं करती है। और जब शिवानी शादी की हो जाती है तो अपने ही पैसों से धूमधाम से एक बहुत बड़े घर में उसकी शादी करा देती है। यहाँ पर शिवानी के नाम कुछ प्रॉपर्टी थी, लेकिन जब शकुंतला जी इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो उसके बाद शिवानी उस प्रॉपर्टी को विजय के नाम ही करा देती है और कहती है कि भैया जब आप लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा किया है तो इस प्रॉपर्टी की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।